शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है टैक्सी का सफ़र। दिसंबर में बारिश हो रही थी। मानो दिल्ली में ठंड पर्याप्त नहीं थी। बारिश के देवताओं ने इस मौसम में बारिश कराने का फैसला किया था। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। मेरा चश्मा बारिश की तेज बूंदों से ढका हुआ था। ऐसा कई बार हुआ जब मुझे लगा कि मेरी पत्नी अनु सही थी। जब भी मैं एक कदम आगे बढ़ाता था तो मेरे जूते से तीखी आवाज निकलती थी। अगर फिसलन भरी सड़क ना होती तो मैं बहुत तेजी से चलता। कैब थोड़ा आगे रुकी थी। ब्लिंकर लगा हुआ था। मैं कैब लेने के सभी पारंपरिक तरीकों को जानता था, जैसे पहले बेपरवाह दिखो, आत्मविश्वास से अच्छी तरह उस इलाके से वाकिफ दिखो, फिर घमंड से उस जगह का नाम बताओ जहां आप जाना चाहते हैं, और अंत में पूछें कि कैब ड्राइवर कितना चार्ज करेगा। मैंने अपनी परेशानियों से यह भी सीखा था कि सफल तरह से कैब बुक करने का तरीका यह है कि अगर वो जितना पैसा बोलता है उसे कम रेट आपके मन में है तो कैब को छोड़कर जाने के लिए तैयार दिखें। दिल्ली की कैबें मीटर अनुकूल नहीं थी और कानून के बावजूद यह कैबियों और यात्रियों दोनों के लिए ही उपयुक्त थी। लेकिन उस रात मैं शांत, रोज चलने वाला यात्री नहीं लग रहा था। भीगने, ठंड लगने और देर होने के कारण मैं ऐसा था। मैं कैब तक पहुंचा, दरवाजा खोला और सीट पर बैठ गया, भीगते हुए। अपना धुंधला चश्मा उतारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कैब ड्राइवर अपना पराठा खा रहा था। ओह, माफ करना, मुझे लगा कि आप मेरे लिए रुके हैं। कैब ड्राइवर बस मुस्कुराया। उसका मुंह खाने से भरा हुआ था और उसे जवाब देने में थोड़ा समय लगा। ठीक है साहब, अब मैं फ्री हूं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं ठंड में कांप रहा था। यह ड्राइवर मुझे ऑफिस और घर के बीच रोज आते जाते मिलने वाले अधिकांश लोगों से बेहतर लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं ठंड, बरसात के दिनों में उपनगरों की यात्रा के लिए उसके द्वारा वसूल किए जाने वाले बहुत ज्यादा किराए के आगे झुक जाऊं। मेरे दिमाग में मैंने पहले ही उस संवाद को दोहरा लिया था कि मुझे क्या क्या बोलना है। आप कितना पैसा लेंगे? मुझे यकीन था कि मेरी ऑफिस आवाज से उसे पता चल जाएगा कि मैं एक पढ़ा लिखा और अच्छी जॉब वाला आदमी हूं। और निश्चित रूप से कैब ड्राइवर का जवाब रूखा था। मैं मीटर से चार्ज करता हूं साहब, आप मीटर में 0 देख सकते हैं। मीटर से चलने वाली बात की आशा नहीं थी मुझे नहीं पता था कि राहत पाऊं या शक करूं। यह बात आजकल सबको पता थी कि मीटर में धांधली होती है।
लेकिन यह भी सच है कि आज मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तो चलिए और रिंग रोड लें, वहां से जल्दी पहुंच जाते हैं। मुझे यकीन था कि उस बात के बाद दिल्ली की सड़क के बारे में, मेरे ज्ञान के बारे में यदि कोई संदेह है तो वह दूर हो जाएगा। सड़कें ट्रैफिक से लबालब भरी थी। ट्रैफिक लाइटों ने आसमान से अचानक आने वाले विस्फोटों का सामना करने के बजाय बंद रहने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्लच ब्रेक रूटीन शुरू हो गया, जो व्यस्त समय के ट्रैफिक की विशेषता है। आमतौर पर मैं दिन भर के अपने टेलीफोन कॉल्स को पकड़ने के लिए घर लौटते समय कैब का टाइम उपयोग करता हूँ, लेकिन उस दिन मैं थका हुआ था, विचलित था, थक गया था, क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ था और मैं विचलित हो गया क्योंकि मैं ऊब गया था। शायद अनु की बात भी सही थी। अनु के पास किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता थी। यह बहुत आरामदायक हालत नहीं है जब आप उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार ना हो। मुझे गलत मत समझो, मैं समस्याओं से भाग नहीं रहा था। मैं बस उनसे निपटने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन 1 दशक से अधिक समय मेरी पत्नी अनु ने अलग तरह से सोचा। वह सीधे समस्या को कैसे हल करें की बारीकी की विश्लेषण करती और तह तक पहुंचती थी। मैंने फिर से आह भरी। उस दिन हमें फिर से बारीक विश्लेषण से गुजरना होगा। कैब गर्म और साफ थी और धूप की खुशबू आ रही थी। वह आदमी स्पष्ट रूप से अपनी कैब से प्यार करता था। आप इसे उसके गाड़ी चलाने के तरीके से देख सकते हैं। मैं महसूस नहीं कर सका कि गियर बदला जा रहा है और शहर की सड़क पर यह एक अच्छे ड्राइवर की निशानी है। तो साहब, आप यहाँ काम करते हैं? मुझे लगता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। पीछे के शीशे पर एक साथ बंधी रंग बिरंगी छोटी छोटी चूड़ियां लटक रही थी। नीला, लाल, हरा और पीला स्ट्रीट लाइट चूड़ियों पर पड़ती है और रेनबो की तरह कार की छत पर प्रकाश के चमकीले रंग बिखेर रही है। जब तक मैंने रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा नहीं देखा था, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। ये आपकी बेटी की चूड़ियाँ हैं? कैब ड्राइवर हंसा। जैसे जैसे उसकी हंसी उसकी आंखों तक फैलती गई, उसकी आंखें कोने पर झुक गई। नहीं साहब, मेरी पोती की है। मैं इतनी कम उम्र का नहीं हूं। मेरा तुम्हारी उम्र का एक बेटा है। अब हंसने की बारी मेरी थी और मैं सीट पर थोड़ा और बैठ गया।
धूप की हल्की सी खुशबू अपनेपन में लगभग सुकून दे रही थी। बीच में शायद मुझे झपकी आ गई होगी, क्योंकि हम मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंच गए थे। कैब ड्राइवर ने लाइट जला दी ताकि मैं मीटर में नंबर जो देख सकूं। साहब, मैं यहीं पास में रहता हूं और अपनी टैक्सी सेवा के लिए हर दिन शहर जाता हूं। यदि आप हर दिन यहाँ से जाते हैं तो शायद मैं आपको छोड़ सकता हूँ और वापस ले जा सकता हूँ। मुझे घर से यहाँ तक पहुँचने में केवल 15 मिनट लगेंगे। जब आपको पिक करना हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं। मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह मेरे डेली ट्रैवल के लिए असाधारण रूप से बहुत आसान हल था और यह आदमी ईमानदार लग रहा था। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जिसमें उसने अपना नंबर लिखा था। ठीक है, मैं सुबह करीब 9 बजे निकलता हूँ। बारिश रुक गई थी और इसलिए मेरे जूते में चुभन महसूस होने लगी थी। मैं सामने के दरवाजे पर पहुंच गया था और घंटी बजाने से पहले मैं अपने बेटे शिव को उसी तरह चिल्लाते हुए सुन सकता था जैसे वह अनु के साथ खेलते समय करता है। वह कुछ ही हफ्तों में 3 साल का हो जाएगा और उसकी तोतली आवाज गायब होती जा रही थी। मुझे उस आवाज की याद आएगी। मैंने घंटी बजाई और उसकी आवाजें तेज हो गई। मुझे घर आकर खुशी हुई। जब मैं घर पहुंचा तो यह कई अन्य रातों की तरह ही था। अनु ने अपने मन में उठने वाले विचारों का विश्लेषण फिर से शुरू किया। इस बार बारिश थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे उम्मीद थी। मैं अपने बेटे के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अनु उस रात फिर से अपनी ऊंची आवाज का उपयोग करने के मूड में थी। बेशक वह सही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि सिर्फ बारिश की वजह से ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही हूं कि आप कार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जब मैं अपने बाल सुखा रहा था तो वह शिव को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी। आपको बारिश में भीगना क्यों पड़ता है, या हर दिन कैब से यात्रा क्यों करना पड़ता है? अपनी कार खरीदी ही क्यों है, और आखिर मुझे हम लोगों को हर जगह क्यों ले जाना पड़ता है? भले ही मेरी कार के पीछे वाली सीट में शिव रोता हुआ क्यों ना हो। अनु, क्या हम आज इस पर चर्चा ना करें तो? मुझे वास्तव में शिव के साथ कुछ समय बिताने की जरूरत है, ठीक है? इससे अनु को रसोई में जाकर बड़बड़ाना पड़ा और रात का खाना दोबारा गर्म करना पड़ा। वह नाराज थी
और कई दिनों से यह नियमित चर्चा का विषय बन गया था। उसके अपने कारण थे और मैं भी उन्हें जानता था। हमें ड्राइवरों के साथ कुछ बुरे अनुभव हुए थे। ऐसा भी हुआ था कि हम पार्टियों में गए थे जहां वह थक गई थी, क्योंकि वह हमें पार्टी तक ले जाती थी और वापस ले जाती थी। एक बार उसे तेज बुखार में भी अस्पताल जाना पड़ा, जबकि मैं पैसेंजर सीट पर उसके बगल में बैठा था और उसे गाड़ी चलानी पड़ रही थी। मैं चला सकता हूँ और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। कुछ साल पहले तक मैं दिल्ली के भरे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने में काफी कंफर्टेबल था, लेकिन एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। हम जल्द शिव के पैदा होने की उम्मीद कर रहे थे। एक पल हम हंस रहे थे और अगले ही पल वह चिल्ला रही थी। मैंने जितना जोर से ब्रेक लगा सकता था लगाया, लेकिन मैं कार को सड़क पर स्टेशनरी ट्रक से टकराने से रोक नहीं सका। मैंने अनु की ओर देखा तो उसने सिर हिलाया। मेरे आत्मविश्वास के अलावा किसी को चोट नहीं पहुंची। वह आखिरी बार था जब मैंने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में पकड़ा था। 3 साल पहले की बात है। कार की मरम्मत हुई, सभी डेंट ठीक हो गए, लेकिन मेरे मन में खटास बनी रही। हमने विभिन्न ड्राइवरों के साथ कारपूल के साथ प्रयोग लिया, लेकिन किसी तरह कुछ भी काम नहीं आया। तभी मैंने कैब लेना शुरू किया। अगले दिन तुरंत 10 बजे कैब पहुंच गए। उसका नाम मनोज था। उन्हें अपनी सही उम्र नहीं पता थी, लेकिन उनके ड्राइविंग लाइसेंस में देखा तो वह 68 वर्ष के थे। उनके 2 बेटे और 3 पोते पोतियां थी और वे सभी एक साथ रहते थे। उनकी पत्नी हर दिन उनके लिए पराठे पैक करती थी और वह कभी भी सड़क के किनारे के ढाबों से खाना नहीं खाते थे। मैंने कैब को हमेशा फ्रेश, साफ सुथरा और अगरबत्ती की सुगंध वाला पाया। मनोज हर दिन सुबह मुझे अपना पराठा देता था और मैं हर बार विनम्रता से मना कर देता था। मेरे बेटे के जन्मदिन पर दिन सामान्य से थोड़ा अधिक उज्जवल था। मैंने पहले ही मनोज को फोन कर दिया था ताकि एक मैं रेस्टोरेंट में छोटे परिवार के रात्रि भोज के लिए समय पर घर आ जाऊं। मुझे पता था कि अनु थोड़ा परेशान होगी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वह हमें रेस्टोरेंट तक ले जाएगी। आखिरकार शिव ने अब रोना बंद कर दिया था जब वह पीछे की सीट पर बैठता था।
जब हम उस दिन मेरे अपार्टमेंट में पहुंचे तो मनोज ने मेरे लिए अखबार में लिपटा एक छोटा सा पैकेट बढ़ाया। बाबा को जन्मदिन मुबारक हो साहब। यह कुछ भी नहीं है, बस कुछ चॉकलेटें। मैं उसके ये तोहफे देने पर सरप्राइज हो गया था और मैंने जोर से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद किया। जैसे ही मैं लिफ्ट की ओर भागा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे कभी एक कप चाय भी नहीं पिलाया था। कुछ ही हफ्तों में मनोज और मैंने राजनीति और फिल्मों से लेकर बच्चों और रिटायरमेंट तक हर चीज पर अपने अपने विचार एक दूसरे को बताए थे। एक दिन वह इस बात से थोड़ा परेशान थे कि उनके बेटे टैक्सी के लिए लिया गया कर्जा चुकाने में उनकी मदद नहीं कर रहे थे। मैं उनके पुत्रों के प्रति तिरस्कार अनुभव कर रहा था। मैं पहले से ही सोच रहा था कि अगर मनोज की टैक्सी बैंक ने जब्त कर ली तो मैं क्या करूंगा। मैंने उनके साथ आगे की सीट पर बैठना शुरू कर दिया था और हमारी रोज की बातें कुछ ऐसी थी जिसका मैं हर दिन इंतजार करता था। आप कारों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं साहब। आपके पास कार है क्या? किसी तरह वह एक प्रश्न की तरह नहीं बल्कि एक बयान की तरह मेरे सामने आया। नहीं, मेरी बात रूखी रही क्योंकि हमने कुछ समय तक बात नहीं की। हाँ, मेरे पास कार है, लेकिन मैं उसे चलाता नहीं हूँ। मेरी पत्नी उसे चलाती है। उसे इसकी मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत है। उसे शिव को डॉक्टर के पास ले जाना होता है। वह सारी खरीदारी भी करती है। इसलिए मैं कार का यूज नहीं करता। मुझे नहीं पता कि किस कारण से मैं उस कार के मालिक होने का बचाव करने लगा जिसे मैं नहीं चलाता था। मुझे उम्मीद थी कि वह और सवाल पूछेगा, लेकिन उसने अपने अगले सवाल से मुझे चौंका दिया। मुझे अनुमान लगाने दो साहब। आपके पास ग्रे रंग की कार है? वह फिर से अपनी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान बिखेर रहा था। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उत्तर मेरे पूरे चेहरे पर लिखा हुआ था। मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि उन्होंने अपना निष्कर्ष कैसे निकाला और उन्होंने भी यह नहीं बताया, लेकिन हम हंसे और हवा उस बोझ से साफ हो गई जो मेरी कार को लेकर आई थी। हम फिर से दोस्त बन गए। अगली बार जब हम चाय और समोसा खा रहे थे तो मनोज ने ड्राइविंग का विषय उठाया। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए उन्होंने पराठे ले जाना बंद कर दिया था।
चाय का विचार मेरा था, क्योंकि मुझे संदेह था उसने दोपहर से भोजन में कुछ नहीं खाया था। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार अपनी टैक्सी की स्टीयरिंग व्हील पकड़ी थी तो मुझे प्यार हो गया था। मैं कोई और काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। गाड़ी चलाना एक पुराने रफ़ी के गाने को सुनने जैसा है। मन लाखों विचार करता है, लेकिन कोई चिंता नहीं करता। मुझे उनकी तुलना पर हंसी आई। तुम्हें सचमुच ड्राइविंग बहुत पसंद है ना? मुझे यह आपकी टैक्सी में पहली यात्रा से ही पता चल गया था। जब बिल आया तो मनोज ने उसे उठाया, लेकिन जब मैंने बिल उठाया तो उसने मेरी सराहना करते हुए हल्का सा सिर हिला लिया। हम दो दोस्तों की तरह चुपचाप बाहर चले गए, जिन्हें एक दूसरे से जुड़ने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक बार जब हम चमचमाती काली टैक्सी के पास पहुंचे तो मनोज ने मुझे चाबी दी। साहब, अगर आपको आज मेरी टैक्सी चलाने में शर्म नहीं आती तो क्या आप हमारे आपके इलाके तक पहुंचने तक टैक्सी चला सकते हैं? मैं हाईवे के बाद चलाऊंगा। मैं कुछ सेकंड तक बिना कोई प्रतिक्रिया किए खड़ा रहा। मनोज ने अभी भी चाबी मेरे पास रखी। अनु की चीखती हुई तस्वीरें अभी भी मेरे सामने घूम रही थी, लेकिन अब तस्वीरें धुंधली लग रही थी और मैंने मनोज से चाबी ले ली। वह तुरंत यात्री सीट पर बैठ गया और अपनी सीट बेल्ट लगा ली। मैंने उनकी बात मानी, स्टीयरिंग व्हील के सामने बैठ गया, सीट बेल्ट बांध ली और कुछ देर इंतजार किया। छोटी चूड़ियां अप्रैल के डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में चमक रही थी। मैंने उसकी छोटी छोटी भुजाओं और उसकी हंसी की छोटी छोटी किलकारियों की कल्पना की, बिल्कुल शिव की तरह, जब वह मेरे साथ खेलता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने चाबी कसकर पकड़ रखी थी, क्योंकि मेरी हथेली में चाबी को पकड़ने से दर्द होने लगा था। मनोज शांत थे और उन्होंने मुझसे जल्दी करने को नहीं कहा। मैंने उनकी ओर देखा। वह पीले पड़ गए थे। क्या आपको डर लग रहा है कि मैं आपकी कार को टक्कर मार दूंगा? मैं मुस्कुराया। उनके भरोसे में दरार महसूस करके लगभग खुश था। यह जानकर खुशी हुई कि उनमें भी खामियां थी। जब मैं मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान, लेकिन पूरी तरह से प्रसन्नता से मुक्त नहीं थी। आप कारों के बारे में उन सभी से अधिक जानते हैं जिन्हें मैं जानता, और आप इसे आंखें बंद कर कर चला सकते हैं।
और देखो, मैंने हाथ हैंड ब्रेक पर रखा है, इसलिए चिंता मत करो। आओ चले। स्टीयरिंग व्हील ठंडा था। दूरी मापने के लिए मैंने अपना पैर क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर पर रखा। मनोज ने अपना दाहिना हाथ हैंड ब्रेक पर मजबूती से रखा हुआ था। किसी भी स्थिति में उसका उपयोग करने के लिए तैयार था। रियर व्यू मिरर ने मुझे ऐसे चेहरे से देखा जिसमें कोई डर नहीं था। वह मेरा चेहरा था। मनोज का टैक्सी चलाना वाकई संगीत सुनने जैसा था। इंजन की आवाजें मेरी नब्ज के साथ गूंजती रही और मुझे याद आया कि मैं ड्राइविंग करना कितना मिस कर रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही मैंने मनोज की ओर देखा। शायद मैं चिंतित था कि वह ड्राइविंग सीट वापस लेने का फैसला करेगा, या शायद मैं यह नहीं जानना चाहता था कि उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सहानुभूति, दया, जिज्ञासा या खुशी। आखिरकार मनोज धीमी आवाज में बोला, देखिए साहब, अब आपको मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी को ग्रे कार की जरूरत है तो आपको दूसरी कार खरीद लेनी चाहिए। मैंने उनकी ओर देखा और मुझे एहसास हुआ कि हंसी में सिकुड़ी हुई आंखें अब जवान नहीं दिखती थी। अपनी मुस्कुराहट के बावजूद वह अभी भी पीला दिख रहा था। मैंने यह भी देखा कि अब वह हैंड ब्रेक नहीं पकड़ रहा था। मैं अब घर के करीब था और मैं ड्राइविंग छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन मनोज जिद कर रहा था। हम घर पहुंचे और मनोज मेरे साथ टैक्सी से उतर गया। मैं उसके पास गया और सोच रहा था कि क्या उसे गले लगाना मेरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काफी होगा। उसने अपने दोनों बूढ़े हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया। साहब, ये आपके लिए है, यह मेरे लिए लकी रहा है और मुझे यकीन है कि इससे आपको भी मदद मिलेगी। और शिव बाबा को मेरा आशीर्वाद देना, वह जरूर ही एक सुंदर लड़का होगा। मैंने हथेली खोली और उन छोटी छोटी रंगीन चूड़ियों को देखा जो उसे बहुत प्रिय थी। मनोज, धन्यवाद। और हाँ, ड्राइविंग बिल्कुल रफ़ी के गानों की तरह है। आखिरकार मैंने उसे गले लगा लिया, बिना कुछ और कहने का साहस किए, क्योंकि मेरी आवाज़ मेरी भावनाओं को व्यक्त करने की धमकी दे रही थी। और कल सुबह मुझे लेने आना मत भूलना। मैंने अपने अपार्टमेंट की ओर जाते हुए कहा। हमें उस दूसरी चाय की दुकान को भी ट्राई करके देखना होगा। इस दुकान में बहुत खराब समोसे थे। आज हंसी
मेरे मन से आ रही थी। और जब अनु ने मुझे अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, तब भी मैं मुस्कुरा रहा था। मेरे मोबाइल पर कॉल तब आई जब मैं अगली सुबह स्नान कर रहा था। मैं शावर में गा रहा था और अन्नू चकित थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। उसने फोन उठाया था। उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। मुझे किसी ने फोन किया था और वह कह रहा था कि अभी बात करना चाहता है। क्या आप ये कॉल उठाना चाहते हैं? मैंने फोन लिया। हेलो साहब, मैं मनोज का बेटा हूँ। अम्मा ने मुझे बताया कि वह तुम्हें हर सुबह लेने आते हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। कल रात वो हमें छोड़कर चले गए। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन वह ठीक नहीं हो सके। कॉल के बाद मुझे पता है कि मैं काफी देर तक शावर में था, क्योंकि अनु चिंतित हो गई थी। क्या ये कॉल आपके ऑफिस से थी? खैर, यह ठीक है। वैसे भी आप बहुत मेहनत कर रहे थे। हम इसे सुलझा लेंगे। क्या आपकी तबीयत ठीक है? अनु मेरे चेहरे की तरफ देखकर और मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस बार इतना ज्यादा मत सोचो। मैं मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। अनु, क्या तुम 10 मिनट में तैयार हो सकती हो? हमें कहीं जाना है। चलो शिव को तुम्हारी माँ के पास छोड़ देते हैं। यह ऐसी जगह नहीं है जहां हम बच्चों को ले जा सके। अन्नू पहले से भी ज्यादा हैरान दिख रही थी, लेकिन मेरी आंखों में कुछ बात ने उसे जरूर बताया होगा कि मैं उसे जल्दी ही बताऊंगा क्या हुआ है। वह तैयार होने के लिए कमरे में जाने के लिए मुड़ी। अनु, मैंने किसी करीबी को खो दिया है। जैसे ही मैंने अनु की आंखें चौड़ी होती देखी, मैंने अपना सिर हिला दिया। नहीं, तुम उसे नहीं जानती। मैं तुमको बाद में बता दूंगा। मैं शिव के साथ कार में जा रहा हूं। तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। जब मुझे कुछ याद आया तो वह कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैंने दराज खोली और छोटी छोटी रंगीन चूड़ियां उठाई और सूरज की रोशनी के सामने रख दी। छोटी छोटी चूड़ियां बिल्कुल मनोज की चमकती आंखों की तरह लग रही थी। मैंने अपनी ग्रे कार की रियर मिरर पर चूड़ियां लटकाने के लिए रस्सी का एक टुकड़ा भी उठाया। सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलने से पहले मुझे कुछ और याद आया। वैसे अनु, तुम्हें आज गाड़ी चलाने के लिए फ्लैट सैंडल पहनने की जरूरत नहीं है। मैं आज गाड़ी चला रहा हूं। मेरी मंजिल तक पहुंचने की राह अब खुद मेरी गाड़ी होगी।